हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, अपना ख्याल रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, थोड़ा खुश भी होंगे और हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीकेंड आ गया है, तो वीकेंड का आपको पता ही है, हर सैटरडे हमारी वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब से पहली जो न्यूज़ है वो है हाउ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एसेसेस स्टेट्स इन स्कूल एजुकेशन। तो ये इंडेक्सेस आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। इंडेक्स में क्या आया था, कौन सा स्टेट किस पे आया था, तो पंजाब ने इस पे टॉप पे किया हुआ है और सबसे नीचे जो है अब देख सकते हैं सिक्किम आया हुआ है। ठीक है जी, सॉरी मेघालय आया हुआ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज़ करती है किसको, इन्होंने अभी लेटेस्ट ये रिलीज़ करा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, या फिर पीजीआई भी कह सकते हैं उसे। कब, संडे को किया था इसी पे। ठीक है जी, अब ये रिलेटिवली एक नया इंडेक्स है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टेट इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। अब ये पीजीआई वर्क कैसे करता है, मतलब अब ये एसेस करता है स्टेट की परफॉर्मेंस इन स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द डाटा ड्रॉन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। ठीक है जी, अब उसमें क्या क्या आता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एजुकेशनल प्लस होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है और मिड डे मील का सारा डाटा होता है। दोस्तों ये जो भी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एजुकेशनल प्लस सिस्टम, जो भी चीज़ें ये कर रहा हूँ मैं अभी अंडरलाइन, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि स्टेट्स को जो है स्कोर दिया गया था, कैसे 1000 पॉइंट्स का स्कोर बनाया गया था और इसमें 70 के करीब पैरामीटर्स बनाए गए थे। वो पैरामीटर्स को ग्रुप किया गया था 5 ब्रॉड कैटेगरीज में। सबसे पहले क्या था, एक्सेस, मतलब कि आपका एक्सेस कैसे, एनरोलमेंट रेशो कितना है, कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं स्कूल्स में, ट्रांजिशन रेट कितना है और रिटेंशन रेट कितना है, कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो रिटेन कर रहे भी हैं कि नहीं। दूसरा है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, स्कूल्स की मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है जी। तीसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेबल, कुर्सियाँ, चेयर, आपका प्लेग्राउंड, आपके कंप्यूटर्स, आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं मॉडर्न हाईटेक ज़माने से भी जुड़ी हुई हैं कि नहीं, तो वो आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है, डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। देखिए ये अगर आप सोशोलॉजी या सोसाइटल एसेस भी देखेंगे या पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एक जर्नल स्टूडेंट और एससी या एसटी स्टूडेंट्स में। वो उसका रीज़न ये है कि बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन करता है कि कौन से बैकग्राउंड से कैसे आ रहा है। ठीक है, अब कोई गरीब बच्चा जो है एससी स्टूडेंट कहीं किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, उस पर उसके घर पे खाने पीने के भी इश्यूज़ हैं, या फिर कोई मतलब उसके पढ़ाने वाला नहीं है, या फिर आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स अनपढ़ हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है एससी एसटी स्टूडेंट्स का, उसकी इक्विटी का भी आता है। पांचवा है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है कि एवरेज स्कोर जो है किसका, मैथमेटिक्स का, साइंस का, लैंग्वेजेस का और सोशल साइंसेस का। ये एवरेज स्कोर जो है वो लर्निंग आउटकम पे निकाल के इन पैरामीटर्स पे क्या डिसाइड होता है, आपका स्कोर डिसाइड होता है। ठीक है, अब स्टेट्स को जो है वो ग्रेडिंग मिलती है, उनकी रैंकिंग नहीं होती। ग्रेडिंग क्यों, ग्रेडिंग इसलिए ताकि ये डिस्करेज करे प्रैक्टिस ऑफ द वन इम्प्रूविंग ओनली द कॉस्ट ऑफ अदर, मतलब कि आप हताशा में ना आ जाए। आपको जैसे ग्रेडिंग सिस्टम से ही होता है, ए ग्रेड मिल गया, बी ग्रेड मिल गया, सी ग्रेड मिल गया, ए प्लस मिला है, ए माइनस, तो उससे क्या है कि हताशा कम हो और आप जो भी स्टेट को ग्रेडिंग मिले वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, According to government, the objective is to help the states prioritize areas for the intervention in school education। मतलब कि आप कौन कौन से एजुकेशन के जो भी पहलू हैं स्कूल के, ठीक है, उन चीज़ों पे आप इम्प्रूवमेंट करें जो भी आपको ग्रेडिंग या पैरामीटर्स पे स्कोर्स मिला हो। ठीक है दोस्तों, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये पहला पीजीआई जो रिलीज़ किया था वो 2019 में किया था। रेफरेंस ईयर कौन सा था, 2017 और 18। इस बार में क्या हुआ, पंजाब जो है उसका टॉप परफॉर्मेंस आया है ग्रेडिंग इंडेक्स में। ठीक है जी, और उसका जो नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के हिसाब से पंजाब इज़ द
नंबर 1, ठीक है जी। और पंजाब की काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है, 13वीं पोजीशन थी उनकी 2018 और 19 में, लेकिन अभी उन्होंने चार्ट को टॉप कर लिया और इनका टोटल स्कोर कितना रहा है 929 आउट ऑफ 1000, तो विच इज़ एक्सेप्शनली गुड। फॉलोड बाय चंडीगढ़, चंडीगढ़ के स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और तमिलनाडु बाय 906। अब इसका जो आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 70 पैरामीटर्स पे होता है, जो कि क्वालिटी, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, इक्विटी और गवर्नेंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये देखिए हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब केरला स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया, अभी मिशन लॉन्च किया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड एंड सपोर्ट नॉलेज वर्कर्स अंडर अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है जी। ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है इस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसका जो आपने अनाउंस करा था, स्टेट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर KN बालागोपाल, उन्होंने कहा था कि ये जो आपका केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव स्ट्रैटेजिक काउंसिल है वो इसको हेड करेगा, और इसका जो टास्क है, उसका जो भी टास्क है उसकी सारी रिपोर्ट है वो 15 जुलाई से पहले सबमिट करनी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एक प्लान बनाया जाएगा किस चीज़ के लिए, ताकि वो प्रोवाइड करे बेसिक फैसिलिटीज़ और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, किसके लिए, नॉलेज वर्कर्स के लिए, ठीक है जी, और वर्किंग क्लोज टू देयर होम्स एंड इंटरैक्टिंग विद एम्प्लॉयर्स, इस पे बनाया जाएगा। और सच एफर्ट्स भी डाले जाएंगे, मतलब इसमें एक नॉलेज इकोनॉमी फंड भी बनाया जाएगा, जिसमें कि 200 से 300 करोड़ का जो आपके पास पैसे भी लगाने हैं, ठीक है जी। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर हम क्या क्या देख सकते हैं कि ये जो है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है किस लिए बना है, नॉलेज वर्कर्स के लिए, एक सिंगल प्रोग्राम के लिए, ठीक है जी, और ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस सिस्टम। अब आते हैं नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन, इन्होंने क्या लॉन्च करा है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ठीक है जी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसको समझते हैं हम, ठीक है जी, विल अंडरस्टैंड इट एंड विल गेट टू नो। अब सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान और साथ में है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसके बारे में जानते हैं। अब नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने, ठीक है, जून 8 को ये लॉन्च किया था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, कितने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते कि हम सुरक्षित तुम क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है और किस चीज़ के लिए है, टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग होम केयर टू सपोर्ट कोविड-19 पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक और हैव्स माइल्ड सिम्टम्स। अब देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि पूरे देश को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है जी, और अगर आपका हेल्थ, जैसे कि ये हमारा देश है और इस सारे में कोविड-19 से अफेक्ट कर रही है, तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है जी, सारे पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। और जो चीज़ रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब बार बार हो रही है, उसके लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ता है। ये एक सैड बट एक रियलिटी है, ठीक है जी। मतलब कि अब उसके लिए क्या करते हैं कि आपके जो घर पे ही है, होम में ही आपकी सारी सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करते हैं। कोविड का भी यही देखा है कि मोस्टली स्टेट्स ने देखा है कि जो आपके एसिम्प्टोमेटिक्स हैं या जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको होम आइसोलेशन में ही किया गया है, ठीक है जी। और यूजुअली क्या है कि आपके किट्स दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की किट्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आपके आयुष के काढ़ा हो गया वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। और मतलब मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है जी, मतलब स्मॉल स्केल पे, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप बिल्कुल माइन्यूटली चीज़ों को कर सकते हैं। और WHO ने भी कहा था कि टेस्ट, आइसोलेट, मतलब यही आपकी स्ट्रैटेजी भी है। तो अब ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम भी उसी तरीके से है। अब नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ठीक है जी, छोटे एग्ज़ाम्स एज एन आपके जो क्लरिकल लेवल के होते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें पूछा जा सकता है कि हु इज़ द CEO ऑफ
नीति आयोग, ठीक है। जैसे यूपीएससी डजंट आस्क दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, बट आपके जो क्लरिकल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है जी। अब ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस कैंपेन सुरक्षित तुम अभियान जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या है, रिस्पॉन्स टू इमीडिएट नीड्स, और जो आपकी जो भी इमीडिएट नीड्स हैं उसको प्रोवाइड करेंगे, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट किया जाएगा। किसके लिए सपोर्ट होगी? एक पूरेस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय एड्रेसिंग द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है दोस्तों, उस पे है, उसके लिए है। अब आते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, जानते कि ये क्या है, इसके साथ जोड़ा हुआ है तो क्या है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया था टू ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम किस चीज़ को एम करता है? It aims at convergence of central and state schemes, collaboration of central state level प्रभारी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब कि आपकी सेंटर और स्टेट की जो भी स्कीम्स हैं उनकी कन्वर्जेंस करेंगे, और जो भी आपके जो स्टेट लेवल के प्रभारी ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके साथ मिलके होगा। और कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन बाय मास मूवमेंट, मतलब कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन भी रहेगा, तो आपका ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो स्कीम है ये भी सक्सेसफुल होगा। अब ये प्रोग्राम फोकस करता है किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाइज डिस्ट्रिक्ट दैट रिक्वायर्स इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, मेजर्स देयर प्रोग्रेस एंड रैंक्स देम अकॉर्डिंगली। मतलब कि सबसे पहले देखता है कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद देखता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और प्रोग्रेस को मेजर करने का देखते हैं, और उसके बाद उनको रैंक किया जाता है, ठीक है जी। कितने? 112 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इनको क्या है, इन डिस्ट्रिक्ट्स पे क्या है, इनको कोविड-19 को मैनेज करना है। अब ये जो कैंपेन है ये एक्सपेक्ट करता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट बाय मैनेज नियरली 70% ऑफ कोविड केसेज एट होम, ठीक है जी। जो हमने अभी ऊपर बात करी थी कि कोविड-19 को कैसे हैंडल किया जाएगा, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, ठीक है जी। घर पे ही किया जा सकता है। मैक्सिमम जो हमारे जो डेथ्स हुई हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं दैट वाज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ वेंटिलेटर्स, ठीक है जी, एंड इस सब से ऊपर लैक ऑफ पीपल, ठीक है जी। ये तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गया। लैक ऑफ पीपल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली देखा गया कि सपोज़ मुझे फीवर आ गया, ठीक है जी, तो मैं कैजुअल हो गया कि मैंने बोला कि मैंने अपना टेस्ट ही नहीं कराना, ठीक है जी। मुझे लगा कि हाँ ठीक है फीवर है, एक दिन रहा, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन भी रहा, तीसरे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार कुछ है, चौथे दिन मुझे लगा नहीं टेस्ट करा लेना चाहिए, चौथे दिन टेस्ट कराया, पाँचवें दिन मेरी रिपोर्ट आ गई कि पॉजिटिव है, ठीक है जी, और छठे दिन जो है मेरे ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो गए। लेकिन अगर जब मैंने फर्स्ट डे फीवर जब था तभी अगर प्रिकॉशंस ले लिए होते होम में ही, तो शायद ये नौबत तीसरे दिन तक रहती नहीं, वी कुड हैव सप्रेस्ड द थिंग्स, ठीक है जी। और इसके साथ ही क्या है, लैक ऑफ पीपल में क्या आता है? नॉट वेयरिंग द मास्क। ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस विच हैव बीन सीन कि प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, वेयरिंग नॉट द मास्क, अपने हाथ नहीं धोने, तो लैक ऑफ पीपल भी रहा है। तो अब क्या है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में है उसमें 70% का कोविड केसेस का इसी तरीके से करेंगे कि होम में ही उनको पहले कर दिया जाए, ठीक है जी। टेस्टिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फीवर आ गया है, फर्स्ट या सेकेंड डे में भी अगर आपको लगता है, जस्ट गो देयर एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। जितनी जल्दी आप अपने कोविड को टेस्ट कराते हैं उतना ही बेटर रहता है, ठीक है दोस्तों। अब दिस वुड फर्दर हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द हेल्थ सिस्टम विच इज़ एक्चुअली ट्रू, ठीक है जी। अब देखिए अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड डे में ही कर लिया है और थर्ड डे तक जाने नहीं दिया है तो फिर आपको ये लैक ऑफ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और फॉर एग्जांपल आपके पास नॉलेज है कि मेरे को डायबिटीज़ है, या मेरे को हाइपरटेंशन है, या मेरी लिवर में इशू है, और मुझे फर्स्ट डे ही फीवर आ रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? गो आउट एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग प्रेस रिलीज, द कैंपेन विल ऑल्सो अंडरटेक कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग द सिटीजन फॉर करेक्ट यूजेज ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड दैट बीन सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड हमें बढ़ गई, ठीक है जी, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी दी गई है। अब
आप उनको ट्रेन करेंगे और बताएंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे यूज़ करना है, ताकि होम में ही आप उसको कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी ट्रेनिंग हुई है और मुझे पता है कि 95 जो है नॉर्मली SpO2 लेवल रहता है, ठीक है जी, 95 या 100 के बीच में, 90 या 100 के बीच में, और मेरा जो है 80 के बीच बीच आ रहा है SpO2 लेवल, ठीक है जी, ऑक्सीजन लेवल जो है अब नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं। अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है और मेरे घर पे ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पड़ा हुआ है और मैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ, तो और उससे मैं कोविड से रिकवर भी कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। गुड थिंग क्यों? कि अगर बहुत कोई ऐसे सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको बेड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है जी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स क्या है कि ये कोलैबोरेशन देखेगा लोकल लीडर्स से, ठीक है जी, सिविल सोसाइटी से, वॉलंटियर्स से, ठीक है जी, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं वो अभियान को लीड करेंगे, और जो 100 लोकल NGOs हैं उनके साथ ये काम करेंगे, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और NGO जो एसोसिएटेड हैं इस इनिशिएटिव के साथ, वो मोबिलाइजेशन करेंगे किसके? लोकल वॉलंटियर्स के, जो क्या करेंगे? होम केयर सपोर्ट देंगे जो कि अफेक्टेड हैं, और जो गाइडलाइंस होंगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर की उसके साथ, ठीक है जी। अब लोकल वॉलंटियर का कैसे रोल रहता है? फॉर एग्जांपल, एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों को कोविड पॉजिटिव आ गए, किसी को एसिम्प्टोमेटिक है, 3 एसिम्प्टोमेटिक हैं, 1 माइल्ड है। अब इसमें क्या है कि आइसोलेशन है, अब इनको खाना पीना भी चाहिए, राशन भी चाहिए। अब ये 4 के 4 लोग बाहर नहीं निकलते हैं और वॉलंटियर्स इनको राशन दे जा रहे हैं, सब कुछ पहुंचा रहे हैं, तो हमने ब्रेक द चेन कर दी, तो ये 4 लोग आगे 16 और मल्टीप्लाई 32 इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब इसमें 1 लाख जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है जी। अब इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो कनेक्ट करें पेशेंट्स थ्रू इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स की, घर पे जाके बाहर से बात करी या फिर कॉल पे करी। और परिमल फाउंडेशन जो है वो वर्क करेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के साथ और NGOs के साथ करेंगे, ठीक है जी। और इनको जो ट्रेनिंग है ये सपोर्ट करेंगे 20 अफेक्टेड फैमिलीज ईच बाय एजुकेटिंग केयर टेकर्स टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स, प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है जी, एंड टाइमली अपडेट्स अबाउट द पेशेंट्स। तो दिस इज़ अ गुड पहल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अगला, बड़ा ही प्यारा शहर है। प्यारा शहर क्यों है? ये है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है जी। ऑकलैंड ने टॉप करा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, और ढाका और कराची जो है वो बॉटम 10 में आते हैं, ठीक है जी। ऑकलैंड जो है वो बेस्ट में आया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ड्यू टू एबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंड। क्यों? उन्होंने अपने कोविड-19 को जल्द से जल्द रोका था, ठीक है जी, और उन्होंने अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बाकी जो सिटीज़ में लगाए भी अच्छे से थे और निकाले भी थे। अब इसकी जो लिवेबिलिटी में इस बार क्या था कि क्या है कि हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 क्राइसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखा गया था इस लिवेबिलिटी इंडेक्स का, ठीक है जी। और न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रेजेस हुई हैं इन हैंडलिंग द क्राइसिस, ठीक है जी। तो ऑकलैंड जो है वो टॉप पे है। ऑस्ट्रिया का जो वेना है जो कि पहले नंबर 1 पे था 2018 में और 19 में, वो तो मतलब बाहर ही हो गया, टॉप 10 से भी बाहर हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो हेविली इफेक्टेड था कोविड-19 से और अभी 12वें रैंक पे आ गया हुआ है, ठीक है जी। अब ये इंडेक्स जो है वो किस किस चीज़ को लेते हैं, मतलब 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लेता है, जिसके 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहले की स्टेबिलिटी, ठीक है, कैसी स्टेबिलिटी है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। 25 20 25 10 10 और 20, ठीक है जी। अब क्या है कि इसकी जो सोसाइटी है, ऑकलैंड क्यों आया है इस पे थोड़ा सा देखते हैं। इसकी जो सोसाइटी है वो ओपन एंड, मतलब कि इस तरीके इट्स सोसाइटी टू रिमेन ओपन एंड द सिटी टू स्कोर स्ट्रांगली ऑन नंबर ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो ये फैक्टर है, ठीक है जी। और ये न्यूजीलैंड जो है उसने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया था क्या, कोविड-19 के पैंडमिक को, और मिड मार्च 2020 में ही उन्होंने अपने जो है बॉर्डर शट कर दिए थे। और इन्होंने क्या किया था, कंपलसरी क्वारंटीन किया था सारे रिटर्नीज़ को, और इंस्टीट्यूटिंग अ सीरीज़ ऑफ लॉकडाउन किए थे,
तो उसकी वजह से भी था। ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो भी काफ़ी कम है एरिया के हिसाब से, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रहा है। बट मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल हिसाब से देखिए, कोविड को हैंडल करने के लिए 90% जो रोल रहता है वो किसका होता है? पीपल का। इट इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप सतर्क हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो होगा। मतलब वो अपने चिन पे मास्क लगा के नहीं चले हुए हैं, या फिर पुलिस वालों को देख के आप अपना मास्क नहीं हटा रहे हैं और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के मास्क पहन के जा रहे हैं, तो तभी कोविड-19 को होता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। ठीक है जी, तो यही है कि एट द हार्ट ऑफ न्यूजीलैंड एफर्ट टू ट्रैक अंडरस्टैंड कोविड केसेस इन सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ एवरी पॉजिटिव केस एंटर्स द कंट्री, वेरी फ्यू अदर प्लेसेस आर इवन अटेम्प्टिंग दैट। ठीक है जी, हर कोविड केस को ये प्रॉपरली लेते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2023। तो अब क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब ये देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बताना ज़रूरी है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, द यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हैज़ बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड। ठीक है जी, ये लॉन्च किया है। और ये कब से ये कब रन करेगा? 2021 से लेकर 2030 तक। अब जी यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है वो को लीड करेगा। कौन करेगा? यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनएप, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये दोनों लीड करेंगे। सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, और इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2019 रेजोल्यूशन में प्रोक्लेम किया था। ठीक है जी, और ये जो है सस्टेनेबल, इट विल कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल्स के साथ करेगा। तो टोटल गोल्स कितने हैं हमारे? SDG गोल्स टोटल कितने हैं वो क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बट कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स जब देखते हैं तो हम टीचर्स को भी बड़ी खुशी होती है कि ठीक है, ओके, दे आर एक्टिवली बीइंग इन्वॉल्व्ड, सो वी रियली लाइक कि आपके कमेंट्स देख के मज़ा आता है। ठीक है, अब ये मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड जो है वो भी लॉन्च किया गया है फॉर द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और जर्मनी जो है वो फर्स्ट कंट्री है किसके लिए जिसने फंड किया है 14 मिलियन यूरो इस फंड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लॉन्च ऑफ यूनिट डेकेड एक रिपोर्ट है वो भी रिलीज़ करी गई है। ठीक है जी, किसके लिए? वो जो डिफाइन करती है द नीड ऑफ हैविंग सच अ ग्लोबल रिस्टोरेशन एफर्ट। अब एम क्या है यूएन डेकेड ऑन इको रिस्टोरेशन सिस्टम का? इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि एक कॉमन विजन रखना है, प्रायोरिटाइज करना है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल लेवल। ठीक है जी, एक ये है। दूसरा है मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है जी, मतलब आपकी जब आप पॉलिसी और प्लानिंग में डाल देते हैं, ठीक है जी, तो तब भी है। और वो किस पे डालनी है? करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी। और ये तो भाई साहब पूरे ग्लोबल का ही है, तो पॉलिसीज़ में तो डालना ही चाहिए। ठीक है जी, अगला पॉइंट है फॉस्टर अ होलिस्टिक अप्रोच टू अचीव इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड नेशनल प्रायोरिटी। ठीक है जी, मतलब एक पूरी तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है ताकि हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी रखें, नेशनल कमिटमेंट्स को भी रखें, और जो हमारा इकोसिस्टम है और लैंडस्केप जो है उसकी रिस्टोरेशन पे आए। ठीक है जी, अगला पॉइंट है एनहांस कॉपरेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब कि कॉपरेशन चाहिए और रिसोर्स मोबिलेशन भी चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आए हमारे। ठीक है, इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी बढ़े, नॉलेज आए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो कंट्रीज़ की, ज्यूरिसडिक्शन जो है वर्किंग की वो भी हो, ताकि नेशनल गोल्स जो हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं वो हमारी इस पे खरी उतर के आएँ, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है जी, मतलब कि SDG के साथ चलना है। सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हमने जो है हमारे जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, ये अर्थ है, ये हमने उधार ली हुई है। किससे ली है? हमारे ग्रैंड
चाइल्ड से उधार ली हुई है। देखिए, और जब भी कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से इंटैक्ट हमें वापस देनी है। तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, ठीक है जी, और पॉल्यूशन कम कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, एक आध पौधा भी लगा लीजिए, वन महोत्सव का कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमने उधार ली है उसको अच्छे से वापस भी करनी है, ठीक है। अब अगला क्या है, इसमें encourage करना है पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, ताकि वो क्या करे, प्रमोट अ रेजिलिएंट इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग सपोर्ट फॉर स्मॉल होल्ड जनरेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम लैंड यूज प्रोडक्ट्स एंड पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है जी। अभी रिसेंटली क्या है कि हमने देखा है कि एक और बड़ी अच्छी पहल भी देखी है कि हमारी जो स्ट्रॉज़ हैं, स्ट्रॉज़ जो होती हैं जिससे हम जूसेस वगैरह पीते हैं, वो प्लास्टिक की नहीं है, अब वो हमारी पेपर की आ गई हुई हैं। फॉर्क्स जो हैं वो भी वुड के आ गए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब बायोडिग्रेडेबल है, तो दिस इज़ गुड। अगला पॉइंट क्या है, प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन फंड्स प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि इन सब के बीच में प्रॉपरली कॉपरेशन होनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि सब इकट्ठे चले। और अगला पॉइंट क्या है, रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंक्शनल इकोसिस्टम, मतलब अवेयरनेस होना भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको अभी अवेयर करके चला गया कि प्लास्टिक्स नहीं यूज़ करने हैं, जो भी है जैसा भी है, ठीक है जी। और प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है, लोकल डेवलपमेंट में बहुत करना है, ठीक है जी। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ हमने अच्छे से करनी है ना दोस्तों, वो ग्रास रूट लेवल पे ही स्टार्ट होती है, छोटे से लेवल से स्टार्ट होती है और फिर एक बड़े से लेवल पे चली जाती है, ठीक है जी। तो छोटे से लेवल पे स्टार्ट करेंगे तभी ही कुछ होगा, क्योंकि हमने ये जो अर्थ है, हमारा देश है, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमने उधार लिए हैं किसी से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका डेली डोज ख़त्म हो गया है, कल संडे है, आप जाइए थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बाहर मत निकलेगा, थोड़ा एंजॉय कीजिए, कोई मूवी वगैरह देखिए, अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, मैंगोज़ का सीज़न चला है, मैंगोज़ खाइए, शेक्स बनाइए, मैगी भी खा सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट इट, पराठेस खाइए, थोड़ा सा चिल कीजिए, ठीक है। संडेज आर सपोज टू बी लिटिल चिल, और एंजॉय करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बस इतना ही आज के लिए। मैं चलता हूँ, और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।